इलेक्ट्रॉन के सेम क्वांटम नंबर्स नहीं रह सकते। हाँ वेरी गुड। ठीक है, जो बेटा दो इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन, सिर्फ वो दो इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर बेटा सेम एड्रेस पर नहीं हो सकते। मतलब कि उनका सबका क्वांटम नंबर का बेटा जो सेट होगा वो अलग अलग होना चाहिए। ठीक है बच्चों, सेम नहीं हो सकता। मतलब दो इलेक्ट्रॉन बेटा, दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो बेटा, बिल्कुल एक जैसी हो। ये कहने का मतलब था होता। ठीक है बच्चों, तो ये था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एन ऑर्बिटल कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन बेटा मैक्सिमम हो सकते हैं। और वो दोनों इलेक्ट्रॉन भी कैसे होंगे बताओ, जिनका अपोजिट स्पिन होगा बेटा। उनका स्पिन क्या होगा, अपोजिट होगा हमेशा। ठीक है बच्चों, कैमरा ऑन कर लो बेटा सभी बच्चे। कौन कौन से एब्सेंट है एक बार देख लें बच्चे। दीप्ति क्यों नहीं ज्वाइन कर रही है, हृदयश्री को क्या हो गया, प्रणाली देशमुख, साक्षी सूर्यवंशी, निकिता ने क्यों नहीं करेगी। ठीक है बेटा, विकी आप बेटा कल की क्लास में एब्सेंट थे क्या? विकी क्लास में प्रेजेंट थे? नो सर, यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तभी पूछ रहा था मैं एक बार। ठीक है, क्लास बेटा रेगुलर लिया करो सभी बच्चे। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। दीप्ति को कॉलिंग हो रही है अभी। ठीक है, चलो तो बेटा शुरू करते हैं आगे का टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें जो बेटा पढ़ना है वो क्या है हमारा, शेप। हाँ बेटा, ठीक है, तो स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे बेटा, कैसे शेप्स होते हैं आज हम पढ़ेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल का बेटा शेप मैं बता रहा था आपको, जैसे एस ऑर्बिटल है, मतलब कोई भी ऑर्बिटल जो है वो उनका अलग अलग शेप होता है। तो बेटा एक एक करके हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के ऑर्बिटल कैसे होते हैं। तो जैसे आपने पढ़ लिया है, एस शेल बताया था, पी सब शेल, ठीक है, एस पी डी एफ ये सब शेल्स बताए थे, है ना। फिर मैंने बताया था बेटा एस के अंदर तो हमेशा एक ही टाइप का ऑर्बिटल रहता है, एक सिंगल रहता है। लेकिन पी वाले बेटा कितने होते हैं, पी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स बताए थे, पी एक्स पी वाई पी जेड, इस तरीके से 3 होते हैं, है ना। डी के अंदर 5 होते हैं। तो अभी सबकी डायरेक्शन देखेंगे बेटा, सबकी डायरेक्शन देखेंगे, सबका शेप कैसा होता है। तो सबसे पहले बेटा नोट्स में दिया हुआ है शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, देखो बच्चों, एस ऑर्बिटल का शेप डायग्राम दिख रहा है आपको नोट्स के अंदर, देखो जरा। इसमें बेटा आपको दो पोजीशंस दिखेंगी, एक नोड होता है, एक एंटी नोड होता है। एक नोड का मतलब देखो क्या है, नोड इज ए इंटरमीडिएट रीजन स्फेरिकल स्फीयर शेल के अंदर, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो इज कॉल्ड नोड। जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी बेटा जीरो हो, उस एरिया को नोड बोलते हैं। अब देखो समझो जैसे कैसे, यहां पर एक डायग्राम बनाया मैंने इसका, कैसे ये न्यूक्लियस होगा बेटा, फिर यहाँ पे मैंने ऐसे इस तरीके से ये देखो, यहाँ पर रीजन दिखेंगे आपको, इस तरह का शेप होता है एस ऑर्बिटल का। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा और अच्छा करके बनाते हैं, एक तो यहाँ पर मैं आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड से समझाता हूँ। देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा होगा, ऐसा रहेगा, ये तो बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको
बोलते हैं 1s। 1s के अंदर कोई नोड नहीं है, मतलब बेटा यहाँ पर देखो सारा रीजन क्या है, सब जगह इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी बराबर है। देखिए बेटा सब जगह डॉट्स बना रखे हैं पूरे स्ट्रक्चर में। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखो अगर 2s की बात करें, 1s तो कैसा हो गया बेटा, इस तरह का शेप हो गया, इसमें सब जगह इलेक्ट्रॉन है, बराबर पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कोई नोड नहीं है बेटा इसके अंदर, कोई ऐसा रीजन नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन ना हो। अब यहाँ पे 2s को देखो, 2s कैसा रहेगा, जैसे देखना 2s का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर ये वाला रीजन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, दिख रहा है बेटा, देखो यहाँ पर ये रीजन दिख रहा है बेटा, ये देखो इसको नोड बोलेंगे। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डॉट बनाई है मैंने, दिख रहा है बेटा ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है अक्षय, ये रीजन है बेटा, ये रीजन को क्या बोलते हैं, नोड बोलेंगे, ठीक है ना। तो 1s के अंदर तो कोई नोड नहीं है बेटा, 1s के अंदर कोई नोड दिख रही है क्या, यहाँ तो सभी जगह इलेक्ट्रॉन है, डॉट डॉट बना रखा है, ठीक है। यहाँ पर अगर 2s ऑर्बिटल की बात करोगे बेटा, अगला ऑर्बिटल जो 2s दिख रहा है उसमें अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर बेटा डॉट्स देखो यहाँ पर बनाई है, ठीक है, फिर यहाँ पर ड्रॉ करें। इस रीजन के अंदर ये वाला रीजन जो दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज नोड, ये नोड है, ठीक है। और नोड कैसी जगह होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन, अगर आप नोड्स में भी देख रहे होगे बेटा तो उसमें नोड कौन सा एरिया है, जहां पर कोई डॉट नहीं है। डॉट नहीं है मतलब कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी बेटा कितनी होगी, 0। बेटा बीच बीच में नेटवर्क जा रहा है, अब दिख रहा है आपको, यस सर। तो यहाँ यस सर। 2s के अंदर कितने नोड्स हैं, देखो 2s ऑर्बिटल के अंदर एक नोड दिख रहा है ना बच्चों, एक नोड है 2s ऑर्बिटल के अंदर, और 1s वाले के अंदर बेटा कोई नोड नहीं है, नो नोड, ठीक है। s के अगर एक और 3s बनाओगे तो 3s ऑर्बिटल बेटा कैसा हो जाएगा, एक चीज देखना आपके यहाँ पर ऑर्बिट्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना। 1s में बेटा खाली एक ऑर्बिटल था, मतलब एक शेल जैसा आप बोल सकते हो, ये दिख रहा है आपको ऑर्बिटल, और यहाँ पर बेटा क्या हुआ, 3 लाइनें हमने ड्रॉ कर दी, ये अंदर वाला एरिया है, फिर ये वाला, फिर ये वाला, बीच में एक नोड है। इसी तरीके से 3s के अंदर बेटा क्या होगा, पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर यहाँ पर नोड आ जाएगा, ये क्या है, नोड हो गया, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर दो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बेटा भरे हुए, ठीक है, फिर एक नोड आ जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। यहाँ पर 2 नोड दिखेंगे आपको, फिर एक लास्ट में कौन कौन से नोड है बेटा, एक तो ये वाला नोड है, दिस इज नोड, और एक नोड ये है, ठीक है बच्चों,
समझ में आ रहा है कुछ? जैसे जैसे s ऑर्बिटल का शेप बढ़ रहा है बेटा, जैसे 1s के अंदर देखते हो तो कोई नोड नहीं है, ठीक है। 2s की बात करोगे तो यहाँ पर एक नोड है, ये वाला, है ना, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है बच्चों। और इसके अंदर देखोगे 3s के अंदर तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर दो नोड दिख रहे हैं, ये वाला नोड है और ये भी नोड है, 2 नोड्स। अगर इसके बाद अगर 4s ऑर्बिटल की बात करोगे तो कितने हो जाएंगे सुनील? 4s में कितने हो जाएंगे? एक एक करके बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। 4s में कितने हो जाएंगे? 3 नोड हो जाएंगे। 5s में 4, इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये शेप आपको जो दिखाया मैंने, ये s ऑर्बिटल का शेप होता है बेटा ऐसा। 1s में आप देख रहे हो कोई नोड नहीं है, एक सिंपल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऑर्बिटल के चारों तरफ बेटा, ठीक है। 2s के अंदर क्या है, यहाँ पर आपको एक तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है, फिर बीच में एक ऐसा रीजन आया है जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नोड जिसको बोलते हैं, फिर दोबारा एक ऐसा रीजन आया जहां पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा। इस तरह का शेप होता है, सिंपल है बिल्कुल। बोलो आ रहा है समझ में? यहाँ पर आपको दो, पहले वाले में 0 नोड, नो नोड है, फिर इस वाले में 1, फिर इसमें 2, इस तरीके से जैसे जैसे अगर s ऑर्बिटल का शेप बढ़ेगा तो बेटा क्या होता जाएगा, उसमें नोड्स की संख्या काउंटिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है बच्चों। आया समझ में? इसको क्या बोलते हैं, ये आपका s ऑर्बिटल का शेप होता है, पहला वाला सबसे सिंपल जो है। k शेल के अंदर बेटा कौन सा ऑर्बिटल रहता है? k शेल के अंदर s ऑर्बिटल होता है इस तरीके का, ठीक है बच्चों। अगला ऑर्बिटल देखें, p ऑर्बिटल कैसे होते हैं, सबके शेप आपको देखने हैं आज। s कैसा है, p कैसा है, d कैसा है, सारे ड्रॉ करके दिखाता हूं। आ रहा है बेटा समझ में? ये ऑर्बिटल्स के शेप। चलो तो p वाले का डायग्राम देखो, ये तो s वाले हो गए, इस तरीके से s बनते जाएंगे। p वाला ऑर्बिटल देखो कितने होते हैं, पहले तो मैंने आपको बताया था p सब शेल के अंदर बेटा कितने ऑर्बिटल्स थे, बोलो कितने ऑर्बिटल्स पड़े हैं? 3 थे। तो 3 देखेंगे बेटा 3 कैसे होते हैं। ये बेटा जो अभी मैंने आपको ड्रॉ करके देखना है, तो ऐसे ये मत सोचना, देखो पहले शेल के अंदर बेटा सिर्फ 1s होता है ना, k के अंदर सिर्फ 1s होता है, और दूसरा शेल आता है उसके अंदर मिलेगा आपको 2s। ये तो सिर्फ आपको डायग्राम बनाने के लिए समझाया है कि मैंने कैसे कैसे शेप होते हैं इनके। चलो तो अब हम p ऑर्बिटल को ड्रॉ करके देखेंगे। सेकंड है बेटा p ऑर्बिटल कैसा होता है। तो बेटा कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, पेटल्स की तरह, जैसे फूल के पेटल्स होते हैं, है ना, या उसको क्या बोलते हैं जो बच्चे खेलते हैं जिसके साथ वो ऐसा होता था ना, जिसकी पंखुड़ी रहती थी, तो विंडमिल जैसी, है ना, ऐसा ऑर्बिटल है बेटा, इसको p ऑर्बिटल बोलेंगे। सेकंड p ऑर्बिटल कैसा होता है, इसमें बेटा 2 रीजन बनते हैं जिनको लॉब बोलते हैं। जैसे मान लो ये एक्सिस है बेटा हमारी, देखना इस प्लेन पर बेटा अगर देखो मैं कौन सी एक्सिस होगी, ये वाली एक्सिस, ये y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस है, ठीक है अक्षय। तो इस x एक्सिस के बेटा दोनों तरफ देखो आप, अगर आप इस x एक्सिस के दोनों तरफ देखोगे तो आपको कैसा नजर आएगा बेटा, लॉब नजर आएगा। लॉब का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना, ये इस तरह के रीजन है। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है लॉब्स। हाँ बच्चों, तो बेटा इनको लॉब्स बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले को क्या बोलोगे, नीचे वाले को क्या बोलोगे, तो इसको बेटा लिखेंगे लॉब एबव द, ये बेटा जो प्लेन है, अब आप उसको देखो इन्होंने ले रखा है ये xy प्लेन। ये बेटा कौन सा प्लेन ले रखा है, प्लेन समझते हो, xy प्लेन, जैसे ये बोर्ड है, ये एक प्लेन है, तो बेटा एक लॉब कैसा होगा, देखना मेरे हाथ की डायरेक्शन देखना, एक लॉब ऐसा होगा, एक लॉब बेटा ऐसे होगा z एक्सिस पर, और एक उसके उस तरफ बोर्ड के उस पार। सुनिल, एक तो बेटा इधर से निकलता ऐसे करके, ये xy प्लेन है, मान लो xy प्लेन है ये, तो एक इस साइड पर ऐसे करके बनेगा और एक इसी तरह का दूसरी साइड पर बनेगा, ठीक है। तो ये उस तरीके का आपको दिख रहा है। तो बेटा
एक लॉब हो जाएगा एक्स वाई प्लेन के ऊपर, ठीक है, और एक बेटा बनेगा नीचे लॉब बिलो एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो कुल मिला के इस तरह का शेप आपको दिखेगा जब कभी पेपर पे ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये पेपर पर अगर देख रहे हो तो सिंपल सा ऐसे दिख रहा है आपको, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन बेसिकली क्या है बेटा, जैसे अगर ये एक्स वाई एक्सिस है, ये वाली लाइन अगर मेरे हाथ को आप एक्स वाई एक्सिस मानो तो एक ऐसे करके ऊपर बना है और एक ऐसे करके नीचे, ठीक है, समझ रहे हो, इस तरीके के बेटा ये है। तो ये आप बोलते हैं उसको पी ऑर्बिटल है, इसमें दो लॉब्स बन रहे हैं बेटा दोनों साइड पर। तो कितने टाइप के होंगे, तीन टाइप के ओरिएंटेशन हो सकते हैं बेटा, तीन तरह के प्लेन हो सकते हैं। देखो कौन कौन से, एक तो एक्स वाई हो गया, एक ऊपर वाली एक्सिस ये वाली, और एक जेड एक्सिस अगर मानो तो तीन एक्सिस के अकॉर्डिंग बेटा तीन तरह का लॉब बन सकता है। देखो कैसे कैसे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। सबसे पहला अगर मान लो आप ऐसे लेके चलो, ये एक्सिस है आपकी, ठीक है, तो अगर आप बेटा एक्स एक्सिस ये वाली लेते हो, अगर एक्स एक्सिस ये वाली लेते हो, वाई एक्सिस ये वाली लेते हो, तो पहला कैसा लॉब दिखेगा आपको, इस तरीके का, है ना, इसको क्या बोलोगे, px ऑर्बिटल है बेटा, कौन सा है ये, px हो गया, ये प्लस वाला हो गया, और इसको माइनस बोलते हैं, ये नॉट है कैंडी नॉट, ऐसे प्लस माइनस अपोजिट साइन की वजह से, डायरेक्शन की वजह से प्लस माइनस लिखा है मैंने बेटा, एक प्लस डायरेक्शन में एक नेगेटिव डायरेक्शन में। इसी तरीके से py बेटा कैसे ड्रॉ करोगे, py कैसा हो जाएगा, अगर ये एक्सिस है x तो ये वाली y लोगे, तो बेटा देखो कैसा दिख रहा है आपको, देखो बच्चों दिख रहा है, ये प्लस ये माइनस, और इसको क्या बोलोगे, ये y एक्सिस के अबाउट है, ये y एक्सिस के अबाउट बेटा ऐसे लिखा हुआ है, तो fpy हो गया। इसी तरीके से pz बनाएंगे, pz कैसा होगा, z एक्सिस ले लो, ये y होती है, ये x ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, एक y ले लो बेटा, एक z ले लो, z मान लो ये वाली एक्सिस है, थ्री डायमेंशन में ऐसे ड्रॉ करते हैं बेटा, क्योंकि पेपर पे ड्रॉ करना है इसलिए मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ आपको, ठीक है, प्लस माइनस आया बेटा समझ में, इसको pz बोलेंगे। ये तीन तरह के ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है पी में बेटा तीन टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, तीन सबशेल के अंदर, पी सबशेल के अंदर तीन पी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अब बच्चे बेटा कंफ्यूजन क्या होता है आप लोगों को, देखो क्योंकि हम बेटा सबशेल का भी नाम पी बोल रहे हैं और ऑर्बिटल का नाम भी पी बोल रहे हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। पी सबशेल के अंदर बेटा तीन ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz, इस तरीके से, ठीक है, एक एक्स एक्सिस के अबाउट, एक वाई एक्सिस के अबाउट और एक z एक्सिस के अबाउट, सिंपल, ठीक है, तीन ओरिएंटेशन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों, यस यस, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये सब ऑर्बिटल्स है बेटा, और ऑर्बिटल बेटा मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, जानवी ऑर्बिटल का मतलब सिर्फ सिंपली बेटा क्या है, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है उसी को ऑर्बिटल बोलते हैं, है ना। तो ये जो मैंने शेप बनाया है इसका मतलब बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन यहीं पर इसके अंदर ही कहीं पर होगा, तो उनकी शेप है ये कि कहां पर इलेक्ट्रॉन का कैसा शेप होता है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल इस तरीके से दिख रहा है आपको, ठीक है, ये शेप है, ऐसी डी ऑर्बिटल भी थोड़ा अलग होगा, अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। बोलो समझ में आ गया, पी ऑर्बिटल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। चलो अब बेटा मुझे एक चीज आपको बतानी है, एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम, बाउंड्री सरफेस डायग्राम, तो नोट्स के अंदर मैंने लिखवाया हुआ है बेटा, बाउंड्री सरफेस डायग्राम का मतलब क्या होता है, ऐसा डायग्राम हैविंग अ शार्प बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जैसे आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बाउंड्री को कैसे दिखाओगे, एक तरीका तो बेटा ये है, देखो एक तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इस तरीके से ऐसे डॉट डॉट करके दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है अक्षय, ऐसे करके ड्रॉ कर सकता हूँ एक को, और एक कैसे कर सकता हूँ इस तरीके से, तो इसको क्या बोलोगे, जिसमें आप बाउंड्री शार्प करके क्रिएट करोगे, इसको क्या बोलोगे, ये कैसा डायग्राम है,
सरफेस डायग्राम। ठीक है बेटा, क्या है ये? बाउंड्री सरफेस डायग्राम। बस इतना याद रखना, जहां पर आप लाइन से ड्रॉ कर दोगे, शार्प बाउंड्री बना दोगे, या तो आप ऐसे दिखाओ डॉट डॉट करके, है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सिंपली बाउंड्री उसकी क्रिएट ना करो, और एक अगर आप इसकी बाउंड्री क्रिएट कर दोगे यहां पर इस तरीके से, तो फिर क्या हो गया? बाउंड्री सरफेस डायग्राम। ठीक है बच्चों, तो एक बाउंड्री सरफेस डायग्राम जो होता है उसका मतलब है एक ऐसा डायग्राम हैविंग ए शार्प बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अनलाइक एज शोन इन रियल। रियल में कैसे होता होगा बेटा? ये सुनील बेटा कैसे दिखेगा रियल में? रियल में कोई बाउंड्री थोड़ी होती है। रियल में तो आपको कैसा दिखेगा अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो? ऐसा डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखेगा, इस तरह के डॉट स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। ये तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बेटा, हम अपनी सहूलियत के लिए उसको क्या करेंगे, एक लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, इनकी बाउंड्री ड्रॉ कर लेंगे जिससे अपने को समझ में आए। और ये सारे डायग्राम बेटा क्या कहलाते हैं? ये तीनों कैसे होंगे जो उधर ड्रॉ करे हैं? बाउंड्री सरफेस डायग्राम। ठीक है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलो, आपको एस ऑर्बिटल का बाउंड्री सरफेस डायग्राम समझ में आया, पी का समझ में आ गया। अब एक बार डी ऑर्बिटल देखते हैं। डी के अंदर बेटा कैसे कैसे शेप होते हैं डी ऑर्बिटल का, एक बार वो भी देख लो। तो डी ऑर्बिटल ड्रॉ करके देखते हैं बेटा, डी ऑर्बिटल कैसा होता है। एस समझ में आ गया, पी आ गया, डी कैसा होता है? डी ऑर्बिटल देखो कैसा दिखेगा। डी के अंदर बेटा कितने ऑर्बिटल्स होंगे? पहले तो डी सबशेल के अंदर कितने थे? 5 7। अरे डी के अंदर 5 थे, 7 तो उसके अंदर है, एफ के अंदर है। ठीक है, डी वाले का बेटा शेप देखो कैसे दिखेंगे आपको। तो देखो यहाँ पर नोट्स में मैंने दे रखे हैं बेटा, यहाँ पर आपको थोड़ा अलग स्ट्रक्चर दिखता है। देखो पहले तो मैं पांचों ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, आराम आराम से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये एक्सिस आपने बना दी सारी, थोड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा बेटा इसमें। 300 ये है, 4 और 5। देखो बेटा ध्यान से देना एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो पहला देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इस ऑर्बिटल का नाम बेटा क्या पड़ता है? जिस एक्सिस पर होता है, मैंने बताया ना, उसी एक्सिस पर इसका नाम पड़ जाता है। जैसे अगर पहला डी ऑर्बिटल देखोगे तो dxy लिखा हुआ बेटा, dxy, तो इसका मतलब कौन कौन सी एक्सिस पर होगा बेटा? ये dxy का मतलब बताओ, कौन कौन सी एक्सिस आप लोगे? अगर आप यहाँ पर x एक्सिस लेते हो और इसको y एक्सिस लेते हो, तो बेटा कैसा होगा ये? इनके बीच में p ऑर्बिटल तो बेटा क्या हो रहा था, उस एक्सिस पर लाई कर रहा था। इनका शेप देख रहे हो कैसा है? इस तरीके का, है ना, बीच में एक यहां से यहां, ये जो अक्षय जो ऑर्बिटल में ड्रॉ करके दिखा रहा हूं ना बेटा, ये हमने चेक करके देखा है कि इस तरह के ऑर्बिटल्स का शेप होता है बच्चों। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी ड्रॉ कर दें। ठीक है ना, ये देखा गया है चेक करके कि ऐसे ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये dxy, इसका नाम बेटा क्या पड़ जाएगा? क्योंकि ये x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका नाम बेटा क्या पड़ेगा? ऐसे करके लिखते हैं, d ऊपर xy नीचे, यहाँ पर xy। ठीक है बच्चों, आइए समझ में आ रहा है? इस तरीके से ड्रॉ करेंगे बेटा। अगला देखो ऑर्बिटल बेटा है, इसका नाम dyz। कौन सी एक्सिस लेनी पड़ेगी आपको यहाँ पर? दो, y और z। तो ये y मान के चलो, एक को y ले लो, एक को z ले लो, फिर डायग्राम बिल्कुल वैसा ही होगा। कौन सा ऑर्बिटल होगा बेटा ये? dyz। yz कैसे बेटा देखना ध्यान से, इसका नाम कैसे पड़ रहा है? एक तरफ y, एक तरफ z एक्सिस, एक तरफ y। जैसे वहां पर x और y थी तो dxy बोलेंगे उसको। ठीक है अक्षय, अगर yz एक्सिस होगी बेटा, तीन एक्सिस हो सकती है ना, x y z, तो उसमें से अगर आपका x और y एक्सिस पर होगा तो dxy बोलेंगे, अगर y और z होगा तो dyz बोलेंगे। ठीक है, और तीसरा xz हो जाएगा। तीसरा क्या लोगे? एक x ले लो, एक z एक्सिस ले लो, है ना।
इस तरीके से हम सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं। शेप वही है, शेप बेटा कैसा है सबका एक जैसा आ रहा है, सबका शेप एक जैसा है, बिल्कुल सेम, बस एक्सिस चेंज हो रही है बेटा। ये तीनों बिल्कुल एक जैसे अक्ष है, तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये एक्स वाई एक्सिस पर है, ये वाई जेड एक्सिस पर है बेटा, और वो एक्स जेड पर। समझ रहे हो? बोलो, समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। इसी तरीके से दो ऑर्बिटल और हैं, इनको भी ड्रॉ कर देता हूं। ये कैसे कैसे बेटा, इनको लिखते हैं dx² माइनस y², इसका नाम है x² माइनस y²। इसको कैसे ड्रॉ करना है बेटा, तो बेटा इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, अभी हाथ भी करते हैं। तो बेटा इसको देखो कैसे, यहाँ पर देखो ये तो बेटा बीच में था एक्सिस के, है ना, और ये बेटा यहाँ पर क्या है, एक्सिस पर आ रहा है, देखो इस तरीके से, जैसे p ऑर्बिटल नहीं होता ना, बिल्कुल वैसे ही है, एक यहाँ पर, एक ऐसे, है ना बेटा। और ये दोनों एक्सिस कौन कौन सी होंगी बताओ अच्छे सोचकर, एक तो x होगी, जो यहाँ पर लिखा है वही है x² माइनस y², है ना, एक x एक्सिस पर है और एक y एक्सिस पर है। देखो बेटा यहाँ पर x² माइनस y² का मतलब समझना, अरे रुको नीचे कर लूं थोड़ा, कैमरा दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है? अब देखो यहाँ पर बेटा आप देखोगे x² माइनस y² लिखा हुआ है मेरे नाम पर, इसका क्या मतलब है, एक x पर है एक y पर है, तो x² का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर दो x पर है ना, x पर दो है, और ऐसे y² का मतलब दो, इस तरीके से सिंपल, इसलिए उसका नाम इस तरीके से है। इनके नाम बेटा दिए थे साइंटिस्टों ने, जिसने इसको डिस्कवर किया उनके नाम ही है, उसी हिसाब से इन्होंने नाम रख दिया। अगले का बेटा है dz²। dz² कैसा होता है बेटा, खाली z एक्सिस पर होगा, z² का मतलब क्या है, z एक्सिस पर दो है, एक ऊपर बेटा और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, कौन सी एक्सिस होगी ये, z एक्सिस है, एक प्लस एक माइनस, ठीक है, और यहां पर रिंग बना लो, ये रिंग है, ऐसे करके रिंग्स है, ठीक है बच्चों, ये आपका शेप हो गया, आपका ये z हो गया और ये x एक्सिस हो गया। ये पांच होते हैं बेटा d ऑर्बिटल। अगर आप 3D स्पेस में देखोगे, 3 डायमेंशन में देखोगे, तो आपको d ऑर्बिटल बेटा ऐसे नजर आएगा, ये वाला xy एक्सिस पर एक ऑर्बिटल होता है, एक yz एक्सिस पर होता है, एक xz पर होता है, एक x² माइनस y² है, ठीक है बच्चों, और एक dz² ऑर्बिटल, ठीक है, ये डिफरेंट शेप्स हैं ऑर्बिटल के, ठीक है। इसमें ज्यादा आपको बस इनको एक बार प्रैक्टिस करनी है, आज होमवर्क में यही चीज देंगे, इनको ड्रॉ करके देखना एक बार कैसे इनको ड्रॉ कर रहे हैं हम, ठीक है, आया बेटा समझ में? सर उनकी साइड बोलो क्या हुआ, प्लस माइनस वाला बता दीजिए। अच्छा ये बेटा इसका नाम बस रख दिया है, देखो अब इसका, अब आप ये पूछना कैसे कि माइनस क्यों रखा है, नाम है ये, तो जैसे ऑर्बिटल का नाम है, तो आप किसी चीज का नाम कैसे रखते हो, जैसे जनरली तो हम क्या कर रहे थे बेटा, जिस एक्सिस पर ऑर्बिटल लाई कर रहा था उसी ऑर्बिटल के हिसाब से हमने नाम रख दिया। तो यहाँ पर क्योंकि एक्स एक्सिस पर बेटा दो ऑर्बिटल दिख रहे हैं, मतलब इस तरीके का शेप है, और y² पर है, तो बस इस तरीके से लिख दिया x² माइनस y², ठीक है सर वो जैसे ऊपर वाले साइन, इसमें क्या है dxy, ये दो एक्सिस पर है बेटा, x और y के बीच में, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में, तो इसका नाम क्या रख दिया, dxy, ठीक है। क्या पूछना है बताओ इसमें, इसका नाम है ये dxy। सर नाम नहीं, कोऑर्डिनेट्स में प्लस माइनस कहाँ आएगा? ओहो बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये प्लस माइनस का कुछ नहीं है। मैं जैसे आपको एक चीज बताऊं, मुझे अब आप किसी बच्चे का नाम अक्षय है, किसी बच्चे का नाम आयुष है ना, नाम किस चीज से होता है,
साइंटिस्ट ने अगर किसी ऑर्बिटल का बेटा नाम रखना है तो वो कुछ भी रख सकता है, समझ रहे हो अक्षय? इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इसमें आप ये मत सोचो कि सर इसमें ऐसा क्यों नाम, इसमें ऐसा क्यों नाम, ठीक है? तो ये तो जो उनको सही लगा उस हिसाब से उनको इन्होंने नाम दे दिए, ठीक है बच्चों? ऑर्बिटल को कुछ तो नाम दोगे ना, राम श्याम कुछ भी दे सकते थे, जो उनको अच्छा लगा वो नाम दे दिया उन्होंने। जैसे एक को मैंने बताया, इसमें थोड़ा सा बस ट्रिक ये है, अगर आप लोग याद करना चाहते हो तो थोड़ी सी ट्रिक क्या मैंने बताई, जैसे अगर 3 ऑर्बिटल देखोगे बेटा, ऊपर वाले थोड़े अलग दिखते हैं आपको, नीचे वाले अलग दिखते हैं, है ना? ये 3 ऑर्बिटल बेटा काफी कॉमन है। इनमें क्या चीज कॉमन है अक्षर, देखना जरा बेटा, जिन एक्सिस के अंदर ये बने हुए हैं वही नाम आपको लिखना है। जैसे अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में बेटा अगर ड्रॉ कर रखे हैं चारों, तो आपने क्या लिख दिया, एक्स वाई, है ना बच्चों? बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर x और y के बीच में है तो एक्स वाई लिख दिया, y और z के बीच में है बेटा तो वाई जेड लिख दिया, ठीक है? और x और z के बीच में है तो एक्स जेड लिख दिया, ठीक है? दिशा आ रहा है बेटा समझ में? इसमें ये मत सोचो कि नाम ऐसा क्यों है सर, नाम तो बेटा, नाम तो साइंटिस्टों ने रखा है, मैंने थोड़ी रखा है जिन्होंने डी ऑर्बिटल को देखा तो उन्होंने सोचा चलो इसको ये नाम रख देते हैं। इसमें कोई साइंस वाली चीज नहीं है, ये तो नाम तो किसी भी चीज का बेटा कुछ भी रख सकते हो आप, एक तरीका है रखने का, ठीक है बच्चों? अक्षय आ गया बेटा समझ में मैं क्या कह रहा हूं? मैं बहुत सिंपल सी चीज है, उसके पीछे परेशान मत हो, ठीक है? एस ऑर्बिटल कैसा होता है बेटा, पी ऑर्बिटल कैसा होता है और डी ऑर्बिटल कैसा होता है। अब आपको 3 के शेप्स पता चल गए, ये आपके सिलेबस में है कि कैसे इन डायग्राम्स को ड्रॉ करना है। आज का होमवर्क है आपका, इन सभी डायग्राम को आप ड्रॉ करोगे एस, पी और डी ऑर्बिटल्स को, ठीक है? चलो तो अब आगे बढ़े, अगला टॉपिक कराऊं। ये बेटा शेप्स हैं, इससे आपको एक चीज तो बेटा पता चल रही होगी कि ये ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। अक्षय एक चीज समझ में आ रही है आपको, ओरिएंटेशन पर बेटा डिपेंड करते हैं, है ना? कोई ऑर्बिटल बेटा किसी डायरेक्शन में है, कोई एक्स डायरेक्शन में दिख रहा है ना? किसी का लॉब एक्स पर है, किसी का वाई पर है, किसी का जेड पर है, किसी कोई दो डायरेक्शन में दिख रहा है ना? अलग अलग शेप्स आपको दिख रहे हैं। तो इससे बेटा एक चीज समझ में आ गई कि ऑर्बिटल बेटा बेसिकली होते क्या है, अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं, इसीलिए हमने उनको क्लासिफाई किया है कि भाई ये वाला एस ऑर्बिटल होगा, ये वाला पी ऑर्बिटल होगा, ये वाला डी ऑर्बिटल होगा, ठीक है अक्षय? तो इसीलिए बेटा हमने इनके नाम अलग अलग रखे हैं, एस, पी, बी, एफ, इस तरीके से ऑर्बिटल्स ये होते हैं, ठीक है? एफ का भी बड़ा काफी मुश्किल शेप होता है और आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है? तो एफ ऑर्बिटल जो है बेटा, एस, डी, पी और डी 3 को ड्रॉ करना आपको आता है, ये आपको शेप पता होना चाहिए इनका, ठीक है? चलो तो हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, प्लॉट। अब बेटा एक देखो, मैंने एक ग्राफ बना के दिखाया हुआ है, यहाँ पर एक ग्राफ आपको दिया हुआ है नोट्स के अंदर। ये ग्राफ बेटा है प्लॉट ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन का मतलब क्या है? रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन का बेटा मतलब क्या है? जैसे इलेक्ट्रॉन के मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन। और रेडियल का मतलब क्या होगा? रेडियल का मतलब क्या होता है बेटा? आपने कभी वर्ड सुना है रेडियल वेलोसिटी? एक तो लीनियर वेलोसिटी होती है, बोलो बेटा रेडियल का मतलब क्या होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेटा एक मान लो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है ना? तो उसमें क्या बोलोगे आप? इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी बेटा सर्कुलर मोशन में, उसको क्या बोल सकते हो? रेडियल वेलोसिटी बोल सकते हैं बेटा। अक्षय बोलो, बोल सकते हो? अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट अगर रेडियल डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है रेडियस के अलोंग में, तो आप उसको क्या बोलोगे बेटा? रेडियल वेलोसिटी बोल सकते हो। ऐसे ये जो प्लॉट है, ग्राफ है, ये किस चीज के बीच में देखना है, इसका मतलब समझाऊंगा आपको। 2 चीजें इसमें दिख रही हैं, एक तो यहाँ पर ये दिखेगा साइन स्क्वायर की वैल्यू दिखाऊंगा, और दूसरा एक है वॉल्यूम, ठीक है? तो
बेटा इसको यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं साई स्क्वायर के बीच में। साई स्क्वायर बेटा क्या बोलते हैं? जानवी साई स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा? बताया था आपको, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये क्या बताता है आपको कि किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा है ना, कितनी वैल्यू है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी भी बोलते हैं इसको, इंटेंसिटी या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। साई स्क्वायर है बेटा, और यहाँ पर डिस्टेंस है, ये देखो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस अगर बढ़ रही है तो उसको हमने ड्रॉ किया है इस बेटा ग्राफ पर। तो आपको क्या दिख रहा है? देखना ध्यान से, जैसे जैसे बेटा न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो अक्सर क्या हो रहा है बेटा, साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो रही है? देखो बेटा जरा, इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, बोलो है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी यानी साई स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या हो रही है? धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। ये है साई स्क्वायर की वैल्यू, ये वाली। और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ये बेटा क्या है? वॉल्यूम। अगर आप देखें वॉल्यूम ऑफ शेल, शेल का वॉल्यूम क्या होगा बेटा? जैसे जैसे न्यूक्लियस से बाहर जाओगे तो जो शेल का वॉल्यूम है वो क्या होता जाएगा बेटा? बढ़ता जाएगा। जैसे सबसे कम के शेल का वॉल्यूम होगा, उससे ज्यादा एल का, फिर एम, फिर एन, इस तरीके से वॉल्यूम बढ़ता जाएगा बेटा, है ना? वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन साई स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है बेटा। दिख रहे हो? डिक्रीज कर रही है। जैसे जैसे आर की वैल्यू बेटा बढ़ेगी, यहाँ पर इस ग्राफ को देखकर क्या पता चल रहा है आपको? जब डिस्टेंस कम थी तो साई स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या थी? ज्यादा थी। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ रही है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे जैसे शेल न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, वहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की बेटा क्या होगी? संभावना कम होती जाएगी बच्चों, है ना? साई स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। यही इस ग्राफ का मतलब आप बस यही लिखा हुआ है मैंने कि साई स्क्वायर इज डिक्रीजेस विद डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बेटा बढ़ती है न्यूक्लियस से, वैसे वैसे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? साई स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या हो रही है? यहाँ पर डिक्रीज कर रही है। साई स्क्वायर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस, है ना बेटा? अगर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बढ़ रहा है तो साई स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है? और वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक तो ये चीज है, और दूसरी क्या चीज बता रहा हूं आपको वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम ऑफ शेल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन आर। अगर आर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बेटा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा बच्चों। बस ये चीज आपको समझानी है मेरे को इस ग्राफ से। इस ग्राफ को बेटा बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इस ग्राफ को क्या बोलेंगे हम? दिस इज ए प्लॉट ऑफ, प्लॉट का मतलब ग्राफ भी बोल सकते हो, ग्राफ या प्लॉट ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। क्या चीज है बेटा ये? रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है? एक तो रेडियस के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है उसका ग्राफ बेटा ड्रॉ कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के साथ, ठीक है बेटा? दो चीज इंडिकेट करता है ये ग्राफ। रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन बेटा क्या इंडिकेट कर रहा है आपको? कि साई स्क्वायर की वैल्यू डिक्रीज करेगी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, और वॉल्यूम की वैल्यू बेटा क्या होगी? इंक्रीज करेगी जैसे जैसे डिस्टेंस, सेंटर से अगर देखोगे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी साई स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या होगी? डिक्रीज होगी बच्चों, ठीक है? सिंपल सी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। वॉल्यूम तो आपने पहले भी देख ही रहे हो, बढ़ रहा है। जैसे जैसे साइज रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ी जाएगा, ठीक है? अब अगला बेटा अब हम देखते हैं, यहां तक जो हम सब पढ़ के आए हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को अगर हम अप्लाई करें बेटा तो याद करो बोर्स मॉडल के अंदर हम लोग क्या कह रहे थे
कि बोर ने बेटा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दी थी, जैसे देखो सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में बताया था बेटा, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, किसी भी, सुनना मेरी बात, किसी भी एलिमेंट का बेटा हम ये देख सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के अंदर होगा और कौन से शेल के अंदर भी कौन सा सब शेल होगा, और सब शेल के अंदर भी बेटा अक्षय क्या होगा, कौन सा ऑर्बिटल होगा और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतना हम जान चुके हैं, है ना। हर एक शेल के अंदर कितने सब शेल हैं, सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, और हर एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बताया था, एक अपोजिट साइड का होगा, एक प्लस हाफ होगी वैल्यू, एक हाफ माइनस हाफ होगी, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पर एक चीज आपको बतानी है, अब इन जो यहाँ पर ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, तो ऑर्बिटल की एनर्जी का डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर हम सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी को देखें बेटा, तो किस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी होती है, किसकी कम होती है सबसे, किसकी उससे ज्यादा होती है, ये चीज आपको पढ़नी है। तो टॉपिक का नाम है एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी लेवल डायग्राम। अगर हम हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी को एक डायग्राम के फॉर्म में कंपैरिजन करें तो बेटा कैसे ड्रॉ करेंगे, हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी को डायग्राम के फॉर्म में कंपेयर करके देखना है, कैसे करेंगे बच्चों, क्या तरीका होगा इसका। नोट्स के अंदर देखो बेटा डायग्राम बना रखे हैं आपको, कुछ लेवल दे रखे हैं, देखो नोट्स के अंदर ये दे रखा है, टॉपिक का नाम एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। सबसे कम एनर्जी बेटा किसकी होगी, अगर हम सबकी कंपैरिजन कर रहे हैं, सबसे नीचे आपको कौन सा डायग्राम दिख रहा है, हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें बेटा, तो सबसे कम एनर्जी देखो 1s की होती है, फिर उससे ऊपर 2s और 2p इन दोनों की बराबर होगी, मैंने कहा था ना डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं ये, इस तरीके से बेटा 3s 3p 3d, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं टॉपिक का नाम, टॉपिक का नाम है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स with respect to energy level diagram. Energies of orbitals with respect to energy level diagrams. ठीक है। Of hydrogen atom, अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए देखेंगे पहले, और खाली हाइड्रोजन के लिए नहीं बेटा, किसकी बाकी एटम्स के लिए भी देख सकते हैं, हाइड्रोजन एटम्स के साथ साथ बेटा मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स, है ना। यही तो सबसे बड़ी कमी थी बोर मॉडल की, कि बोर ने सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में बताया था, है ना बेटा। लेकिन अब हम किसी भी एलिमेंट की डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, एनर्जी लेवल को, सबके अंदर हमने देख लिया कितने कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स। तो बेटा इसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके के एनर्जी लेवल डायग्राम है, देखो तो कैसे ड्रॉ करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम का मतलब समझना बच्चों क्या है। यहां पर आप क्या करने वाले हो, एनर्जी के लेवल देखो कि सबसे कम किसकी एनर्जी है, फिर उससे ज्यादा किसकी है, फिर उससे ज्यादा कितनी है, इस तरीके से। तो अगर बेटा इस डायग्राम को अगर ड्रॉ करूं, मैं यहां पर एनर्जी रखूं, अगर वाई एक्सिस पर एनर्जी देखूंगा तो सबसे नीचे एक लेवल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं सबसे नीचे कौन सा रखूंगा, 1s ऑर्बिटल। सबसे कम एनर्जी बेटा किसकी होती है, 1s ऑर्बिटल की। अच्छा इस चीज को बेटा कैसे कंपेयर कर सकते हैं, अच्छा शेल वाइज देखो, आपने यही पढ़ा था ना कि सबसे जो के शेल होगा सबसे कम एनर्जी उसकी होगी, है ना। तो के शेल के अंदर बेटा कौन सा ऑर्बिटल होता है, कौन सा सब शेल होता है, खाली s सब शेल रहता है ना, उसमें l की वैल्यू 0 थी, तो एक सब शेल था, यह शेल बोलो s 1s है बस इसके अंदर। फिर दूसरे वाले शेल के अंदर देखो यहाँ पर कौन कौन से सब शेल थे, एक बेटा था 2s और एक था 2p, है ना, बोलो कितने ऑर्बिटल थे इसके अंदर टोटल, पहले वाले के अंदर के शेल की बात करो बेटा, ये के शेल है,
अंदर एक ऑर्बिटल था खाली, है ना बच्चों, कल पढ़ा था। और यहाँ पर बेटा क्या बताया था आपको, दूसरे वाले के अंदर फिर 3 यहाँ पर हो गए, p ऑर्बिटल के अंदर 2 यहाँ पर हो गए, इस तरीके से। और आगे बढ़ते जाओ, ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ पर 3s मिलेगा, 3s के अंदर भी एक ही ऑर्बिटल होता है, 3p यहाँ पर, p के अंदर 3 है, 3 डॉट्स ड्रॉ कर देंगे, 4f, यहाँ पर 4f ऑर्बिटल भी आ जाएगा। f के अंदर कितने होते हैं, अरे d कहाँ गया, यहाँ पर 3d आएगा, 3s 3p 3d है बेटा। d के अंदर कितने हैं, 5 है, 5। अगर इससे ऊपर देखोगे तो बेटा कितना हो जाएंगे, और ऊपर कौन सी एनर्जी आएगी, 4s वाला, ऊपर वाले शेप बढ़ते जा रहे हैं, 4s होगा, फिर 4p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स, फिर 4d के अंदर कितने होंगे, 5, और यहाँ पर बेटा f ऑर्बिटल भी आ जाएगा, यहाँ पर बेटा क्या होगा, एक 4f ऑर्बिटल भी आ जाएगा। f के अंदर कितने होंगे, 7, ठीक है। ये क्या होता है आपका एनर्जी लेवल डायग्राम है। इसमें आप बस ये देख रहे हो बेटा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है, सबसे कम होगी सबसे अंदर वाले शेल के अंदर एनर्जी, k शेल, फिर l, फिर m, फिर n, इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर ऑर्बिटल्स की एनर्जी को हमने ड्रॉ किया बेटा, ठीक है। अब मैं ऑर्डर लगा के दिखाता हूँ आपको एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले बेटा देखना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी कैसी होती है, एनर्जी का ऑर्डर देखो। सबसे कम एनर्जी बेटा किसकी होगी, 1s से शुरू करेंगे, स्टार्टिंग से 1s शुरू करेंगे, सबसे कम है 1s की। उसके बाद बेटा ये एक चीज आप लोग ध्यान रखना, सुनो, तो ये एक सबशेल है, और सबशेल की एनर्जी बेटा क्या होती है, सेम रहेगी, मतलब एक शेल की एनर्जी क्या है, इसके अंदर ये 2s और 2p, तो यहाँ पर 2p के जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे सबकी एनर्जी सेम होने वाली है। तो कैसे लिखेंगे देखना, 1s से ज्यादा बेटा 2s की है ना, और 2s के बराबर किसकी होगी, 2p ऑर्बिटल एक जैसे कांस्टेंट हो गए, ठीक है। फिर इससे ज्यादा बेटा किसकी है, 3s की, फिर यहाँ पर तीनों की एक जैसी हो जाएगी, s, p और d की, 3s, 3p और 3d, तीनों की एनर्जी बेटा क्या होगी, एक बराबर होनी चाहिए, तीनों एक ही शेल को बिलोंग कर रहे हैं, 3s, 3p, 3d, ये सब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। कल मैंने बताया था ना डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब ऐसे ऑर्बिटल बेटा जिनकी एनर्जी क्या हो, जो सेम सबशेल को बिलोंग करते हो और जिनकी एनर्जी बराबर हो बेटा, उसको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये सारे क्या है बेटा, ये वाले डीजेनरेट होंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसी तरीके से ये वाले भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, है ना, और यहाँ पर भी डीजेनरेट हो गए। यानी कि बेसिकली बेटा एनर्जी देखो, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे कम ये, फिर ये सारे एक बराबर, ये सारे एक बराबर, ये सारे एक बराबर, तो इस तरीके से तो लिखेंगे। देखो ध्यान से, बोर्ड पर मैं जिस ऑर्डर पे लिख रहा हूँ ध्यान देना, 4s पे देखोगे 4p के बराबर, 4d के बराबर, 4f के बराबर, ठीक है बच्चों। इस तरीके का ऑर्डर आपको देख सकते हो। अगर आगे बढ़ेंगे तो और भी इसी तरीके से ऑर्डर बेटा आ जाएगा, अगला जो ऑर्डर होगा वो भी इसी तरीके से होगा, ठीक है। ये आपका कहलाता है एनर्जी लेवल डायग्राम। ये सब हमने बेटा जो बनाया वो हाइड्रोजन एटम के लिए बताया, और H एटम के अंदर बेटा इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, बाकी में भी उसी तरीके का फॉलो करेंगे, ठीक है। अब एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके बारे में, जो आपको मैंने डायग्राम बताया है उसको देख लो कि इसमें बराबर क्यों हो रही है और अलग अलग क्यों है। तो बेटा सबसे पहले देखो, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। किसी हाइड्रोजन के अंदर बेटा क्या क्या चीजें होती हैं, अक्षय एक हाइड्रोजन एटम के अंदर बेटा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है
और एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज मिलेगी? न्यूट्रॉन होता है या प्रोटॉन होता है? हाइड्रोजन एटम के अंदर न्यूट्रॉन होता है या प्रोटॉन होता है? H11 ऐसे लिखते हैं ना हाइड्रोजन को, H11 है ना। तो फिर एक इलेक्ट्रॉन होता है बेटा उसमें, खाली एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूक्लियस न्यूट्रॉन नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है खाली। तो बेटा यहाँ पर आप अगर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन एटम की बात करो तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन हो गया और एक न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन हो गया। ये दोनों बेटा आपस में किस फोर्स से जुड़े हुए हैं? इनके बीच में बेटा कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो होता है चार्ज के बीच में, बस वही फोर्स है। तो जबकि अगर कोई मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम की बात करेंगे बेटा, अगर मान लो हाइड्रोजन से ऊपर कोई देखो एलिमेंट, जैसे हीलियम की बात करो, तो धीरे धीरे बेटा मल्टी इलेक्ट्रॉनिक पर जाओगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी बेटा, है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी और प्रोटॉन्स की संख्या भी बढ़ेगी। तो अगर हम किसी और एटम की बात करें तो इन एडिशन टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कंसिडरेबली प्रेजेंट। तो बेटा क्या कहना चाह रहा हूं मैं, सुनना। हाइड्रोजन एटम के केस में तो आप ये देखोगे कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, तो बीच में बेटा क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर मान लो बेटा हीलियम की बात करें तो वहां पर दो इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, एक साथ कितने हो गए? एक और एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कौन सा फोर्स होगा? रिपल्शन होगा ना। तो बेटा हाँ, यही चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूं। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे दिशा, तो क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो रिपल्शन फोर्स भी बढ़ेगा ना, खाली अट्रैक्शन का फोर्स नहीं होगा बेटा वहां पर। समझ रहे मेरी बात? जैसे अभी हम हाइड्रोजन की तो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे बेटा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी, एटॉमिक नंबर के बढ़ने की वजह से साइज बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते चले जाएंगे एक शेल के अंदर। तो ऐसे में बेटा क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में उनका रिपल्शन फोर्स भी आपको कंसीडरेबल बढ़ता चला जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी धीरे धीरे। और इसका असर जो हम देखते हैं उसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब समझते हैं अब क्या होता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जब मैं एनर्जी लेवल बेटा बताऊंगा आपको, जैसे अभी एनर्जी लेवल की बात कर रहा था, तो इसमें बस आपको एक चीज बतानी है, ऑर्बिटल कैसे फिल होते हैं। तो अबाव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो आप पढ़ चुके हो, और हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये दो तीन चीजें हैं, तीन चीजें आप पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का हम देखेंगे इफेक्ट क्या होगा। तो बेटा सबसे पहले शील्डिंग इफेक्ट को समझा देता हूं क्या है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब शील्ड का मतलब बेटा होता क्या है? इंग्लिश में शील्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, बताना जरा। ढाल, हिंदी में बोले तो उसको ढाल बोलते हैं। जैसे वो युद्ध में जाते थे लड़ाई करने, है ना, तो वो ढाल रहती थी बेटा ऐसे लोहे से बनी हुई, बचाने के लिए, है ना, प्रोटेक्शन के लिए होती है, उसी को बोलते हैं शील्ड, है ना, कोई ऐसी चीज जो आपको बचाए। तो शील्डिंग इफेक्ट का बेटा मतलब क्या हुआ? कोई चीज आपको प्रोटेक्ट करके रखे, है ना। कैसे? अब इलेक्ट्रॉन्स में देखना इसका क्या मतलब है। द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। अब बेटा मेरी बात समझना, एक डायग्राम की मदद से समझाता हूं आपको। जैसे मान लो, दिख रहा है आपको, देखो जैसे मान लो ये कोई एटम है। अब बेटा न्यूक्लियस है यहाँ पर अंदर। अब मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन तो बेटा अंदर के शेल में है और कुछ आउटर मोस्ट की शेल है। जैसे मान लो अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है बेटा और ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस इसके बीच, इस पर बेटा कोई फोर्स लगाना चाहता है, देखो न्यूक्लियस इस पर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा, है ना। लेकिन बेटा क्या होगा, क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच में काफी सारे इलेक्ट्रॉन और होंगे बेटा, ठीक है बच्चों, और भी काफी सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ना यहाँ पर। मान लो इस शेल के अंदर भी तो ये भी खाली थोड़ी है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा कि जो यहाँ पर न्यूक्लियस को फोर्स लगाएगा यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन पर, उसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, काफी कम रह जाएगी बच्चों। जैसे मान लो अगर मैं
यहाँ से आप तक लाइट पहुंचाना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने टॉर्च जलाई है, आप तक लाइट पहुंचाना चाहता हूँ बेटा। अभी मान लो अगर बीच में कोई रुकावट नहीं है, सुनना, अगर बीच में मान लो कोई भी चीज स्पेस खाली है तो आप तक जल्दी पहुंचेगी। लेकिन अगर बीच में बेटा मैं क्या करूं, कपड़े लगा दूं बीच में, या कोई ऐसी चीज लगा दूं, कुछ रुकावट सी लगा दूं, 3 पॉलीथीन लगा दूं, तो आप तक जो लाइट आएगी क्या वो बिल्कुल सेम वैल्यू की आएगी? उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाएगी ना बेटा, कुछ कम होके पहुंचेगी वहां पर। तो बस यही चीज है, जैसे मान लो मैं न्यूक्लियस हूं और वहां तक मेरे को जाना है, मैं एनर्जी यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ सबसे दूर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर, आउटर मोस्ट शेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो यहाँ तक बेटा लगाने के लिए जो मैं फोर्स लगाऊंगा वो कम हो जाएगा। क्यों अक्षय? क्योंकि बीच में बेटा कुछ और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बेटा क्या करेंगे, इस फोर्स की वैल्यू को क्या कर देंगे बेटा, इफेक्टिवली कम कर देंगे, ठीक है। और इसी चीज को क्या बोलते हैं हम, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। बच्चों पारो समझ में आ रहा है बेटा मैंने क्या बताया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, पूरे 2 साल तक केमिस्ट्री जब तक भी पढ़ोगे तब तक ये स्क्रीनिंग इफेक्ट का आपको असर दिखेगा। अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि आगे इसको कहाँ कहाँ यूज करेंगे हम, लेकिन बस अभी इतना समझ लो कि इस चीज को कभी भूलना नहीं है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी होता है। तो बेटा इसका इफेक्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, बस इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि न्यूक्लियस जो फोर्स लगा रहा है बेटा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो फोर्स काफी कम होगा अक्षय, और जो इनर मोस्ट होंगे उन पर ज्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है। इसकी वजह से देखो सबसे बड़ी चीज जो होती है, जो इफेक्ट पड़ता है, उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेट इफेक्टिव। अब टाइम पे हो रहा है आपका, तो कल पढ़ेंगे इसको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये है बेटा, न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज अप्लाई कर रहा है ना, एक न्यूक्लियस और एक आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में बेटा जो चार्ज की वैल्यू होगी, वो मैंने बताया ना काफी कम हो जाएगी रिपल्शन की वजह से। जो बीच में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो बेटा क्या करेंगे, उस चार्ज को अपने अंदर ले लेंगे, है ना। तो इसलिए द पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है बेटा, उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा वो न्यूक्लियस का, उसकी वैल्यू काफी कम होगी, जिसको बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इट्स वैल्यू इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द इनर शेल इलेक्ट्रॉन। तो किसी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा जो पॉजिटिव चार्ज लगेगा न्यूक्लियस का, उसके कंपैरेटिवली बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज का एक्सपीरियंस करेगा वो वैल्यू काफी कम होती है, ठीक है। ये शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है बेटा, एक बार पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। बाकी कल पढ़ेंगे। आज का होमवर्क है, डायग्राम को ड्रॉ करना है बेटा, ऑर्बिटल्स का डायग्राम सभी बच्चों को ड्रॉ करना है, बच्चों ध्यान रखना, भूलना नहीं, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर। एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ओके, टेक केयर।